तो हेलो क्लास, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज का सेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है 2025 में जो बच्चे बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए। क्योंकि आज हम अभी से क्या आपकी तैयारी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है कि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, वो सारी स्ट्रेटजी हम बताने वाले हैं। और कैसे मैंने खुद 90 प्लस स्कोर किया था लास्ट 2 मंथ में, उसको हम देखने वाले हैं। और प्रूफ के लिए मैंने अपना ये जो मेरा जो मार्कशीट है 2023 का, जो मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था, और ये पहली बार था जब सीबीएसई ने अपना जो पैटर्न था वो चेंज किया था। जैसा जो पैटर्न आपका आ रहा है ना, जिस पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर आता है, वो ही सेम पैटर्न पहली बार सीबीएसई ने 2023 में इंट्रोड्यूस किया था। हम उस बैच के सबसे पहले स्टूडेंट थे जो जिन्होंने इस टाइप का पेपर दिया था। ठीक है, तो मैंने कैसे मोर देन 90% स्कोर किया था 92 मंथ में, ये भी मैं बताने वाला हूँ आपको। और प्रूफ के लिए मैंने लगा रखा है, जैसे मेरा इंग्लिश में पहले से ही थोड़ा मैं इंग्लिश में ठीक नहीं हूँ, तो मेरा 81 नंबर आया था, इंग्लिश में 89 आया था। हिस्ट्री में देखो आप 97 मैंने स्कोर किया था, पॉलिटिकल साइंस में 94 मैंने स्कोर किया था, ज्योग्राफी में मैंने 85। और मैंने क्यों ज्योग्राफी में स्कोर नहीं कर पाया था, इसका रीज़न भी मैं बताऊँगा, और वो गलती आप ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, पॉलिटिकल फिजिकल एजुकेशन में आप देखो मेरा 93 नंबर आए थे। तो मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊँगा इस वीडियो में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए, जो हमारा नया इनिशिएटिव है आपके लिए। ठीक है, देखो जो भी बच्चे जो 1 दिसंबर से हमारा जो बैच आने वाला है, कर्ण बैच, ठीक है, कर्ण बैच आपके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 2025 के जो बोर्ड स्टूडेंट हैं उनके लिए। उसमें हम आपको दिसंबर में पूरा दिसंबर आपको पूरा 1 शॉर्ट वीडियो पूरा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों चैप्टर का करा देंगे। उसके बाद पूरा जनवरी आपको हर चैप्टर का चैप्टर वाइज PYQs, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, पूरे जनवरी में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। और फेब में 1 से 10 तक, ठीक है, हर चैप्टर मतलब जो हिस्ट्री है, पॉलिटी और ज्योग्राफी है, इन सब के हम 5-5 सैम्पल पेपर आपको करा देंगे। ठीक है, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाए, आपका सारा तैयार भी हो जाए। ठीक है, और जो अब हमारा इनिशिएटिव है आप उसके बारे में भी देख लो एक बार। जो भी बच्चे टॉप 20 जो स्कोरर होंगे हमारी प्लेटफॉर्म से, ठीक है, जो टॉप 20 स्कोरर होंगे हमारे प्लेटफॉर्म से, उनको ये उनकी फ़ोटो इस हॉल ऑफ फेम पे लगाई जाएगी। और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम आईडी पे मेंशन करूँगा। तो प्लीज़ मेक योर एफर्ट आर एंड ट्राई टू बी हियर। ठीक है, आप यहाँ पे कोशिश करो और देखते हैं आगे किसकी फ़ोटो यहाँ पे लगती है और किसका नाम यहाँ पे छपता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो गलती है कि आपको अब से जो आपने पूरे साल किया ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अब से टाइम नहीं वेस्ट करना, क्योंकि आप जब आप समझ जाते हो ना कि समय की कीमत जो समझ जाता है वो इंसान बहुत जल्दी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो किया उसको भूल जाओ। अब से जो दिसंबर से आने वाला, दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस 2 महीने में आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा ना, फिर भी आपका सिलेबस कवर हो सकता है, मोर देन 90% आप स्कोर कर सकते हो ईजिली, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखो मेरे क्लास में जो था, चूँकि मेरा स्कूल हिंदी मीडियम था, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, तो मेरी क्लास में जितने भी बच्चे थे सारे पढ़ने वाले थे। हिंदी मीडियम में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, नंबर आते नहीं है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे, उनको सब कुछ पता था। लेकिन फिर भी मैंने 2 महीने में पढ़ाई की, लास्ट के 2 मंथ में मैंने पढ़ाई की है, और 2 मंथ में मेरे 90+% आए थे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको अब कि अभी से जो टाइम है, आपको अब से टाइम जो बचा है आपके पास ना, उसको यूटिलाइज़ करना स्टार्ट करो। और अब से अगर आपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया, तो आपके 90+ साथ में प्लस CUET जो आप टारगेट कर रहे हो, BHU को टारगेट कर रहे हो, DU को टारगेट कर रहे हो, ये दोनों ड्रीम आपका पूरा हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल ईजिली दोनों ड्रीम पूरा हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप दिल्ली में आए, अगर आप अचीवर रहे, तो मैं आपसे पक्का मिलूँगा, 100% मिलूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब। सेकेंड, आप जो करोगे, रिवीजन करोगे। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसको भूलने मत दो। कई लड़कों की या कई स्टूडेंट्स की बीमारी होती है, मेरी भी बीमारी होती है कि मैं मान लो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते 2 दिन अगर छूट गया, मैंने 2 दिन पढ़ाई नहीं की, तो तीसरे दिन मेरे माइंड से ऐसा होता है कि सब कुछ गायब हो जाता है। कोई क्वेश्चन पूछ ले तो समझ में नहीं आता क्या क्वेश्चन है। तो इसलिए रिवीजन आपका इंपॉर्टेंट है। एंड टाइम पे आप अब पूरी बुक लेके पढ़ने नहीं बैठ सकते। एंड टाइम पे जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करोगे। ठीक है, और रिवीजन करने से सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट क्या होता है, जब आप रिवीजन करते हो ना, तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आया आपको, और वो ऐसा आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये मेरे पूरे बुक में कहीं नहीं है। ठीक है,
पूरे बुक में नहीं है। तो अब एंड टाइम में अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा ना, तो आपको ये पता रहेगा कि ये जो टॉपिक है ये बाहर से आया है, तो इसको मैं इजीली एलिमिनेट कर सकता हूँ, और उसके ऑप्शन में जो जो हमने पढ़ा है अगर वो ऑप्शन में तो उस पर मैं टिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिवीजन इज़ मस्ट, एंड टाइम पे रिवीजन आपको करना ही करना है। मैक्सिमम अगर आपका मन हो तो आप एक चैप्टर के 2 बार रिवीजन करो, और जो हमारे शॉर्ट वीडियो आने वाले हैं 1 दिसंबर से करंट बैच में, उसका फॉलो करो, ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं करना रहेगा, आपने जो नोट्स बनाए हैं उसको आप रखो, साथ ही साथ उसको जो आपने नोट्स बनाए और जो मैं पढ़ाऊँगा उसको आप मैच करते चलना, और जो मैं बोलूँगा ना उसको माइंड में फिक्स करते चलना, ठीक है। सबसे पहले हम जियोग्राफी को टारगेट करेंगे, क्योंकि जियोग्राफी थोड़ा सा इजी है और मेरे कम स्कोर आए थे, उसकी वजह से मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, कि हो सकता है कि आपको भी वो प्रॉब्लम आ सके लास्ट में, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं कि तीसरी गलती क्या आपको नहीं करनी है। तीसरी गलती, एनसीईआरटी को लाइन वाइज करना है। ये एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं एनसीईआरटी इन द सेंस कि जो आपने नोट्स बनाया ना वो नोट्स आपके एनसीईआरटी से होने चाहिए। अगर एनसीईआरटी से आपके नोट्स नहीं बनाया, आपने किसी लेक्चर को फॉलो किया है, तो आप एनसीईआरटी को मिस कर रहे हो। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो सीयूईटी के क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर सीबीएसई के क्वेश्चन हो। ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे एनसीईआरटी पे ही बनते हैं, तो आपको एनसीईआरटी कभी भी स्किप नहीं करनी है। अब अगर आपने एनसीईआरटी अभी तक नहीं की है, कोई लेक्चर फॉलो करके नोट्स बना दिए हैं, तो अब तो आप एनसीईआरटी नहीं करोगे, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि 2 ही मंथ बचे हैं। तो हमारे जो लेक्चर आएंगे उसको फॉलो करना, क्योंकि वो उसमें जो मैं पढ़ाऊँगा वो एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होगा, ठीक है। तो उस पर मैं वो जो मैं लेक्चर बनाऊंगा उस पर एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होगा, तो आप उसको फॉलो कर लेना, आपकी एनसीईआरटी लाइन वाइज कवर हो जाएगी उससे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको अब एनसीईआरटी कवर नहीं करनी, मेरे जो लेक्चर फॉलो करने हैं उसमें मैं लाइन वाइज कवर करा दूंगा। और जो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा ना, मान लो दिसंबर में जो मैंने लेक्चर करा उससे कुछ छूट भी गया, तो जो जनवरी में हम क्वेश्चन कराएंगे उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाऊंगा उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा किस टॉपिक से आया है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, और फिर 5 सैम्पल पेपर तो है ही है आपके पास, आराम से ईजिली हो जाएगा कवर, सब टेंशन मत लो आप, ठीक है। चौथा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। यार ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा जब पेपर पैटर्न चेंज हुआ था, तो क्या हुआ था कि 2023 में पेपर पैटर्न पहली बार चेंज हुआ था, तो उससे पहले हमारे पास कोई आइडिया नहीं था, बस क्वेश्चन थे हमारे पास कि सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछती है, तो हमारे पास उतना आइडिया नहीं था, बस क्वेश्चन के आइडिया थे कि हाँ सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछती है। लेकिन आपके पास, चूँकि आप 2025 में बोर्ड देने वाले हो, तो जो 2024 के बच्चे थे, 23 के बच्चे थे, इन दोनों का पेपर आपके पास अवेलेबल है, और यही सेम पैटर्न पे सीबीएसई ने इस बार भी फॉलो किया है। तो इन दोनों साल के क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दोनों क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, और सबसे अच्छी बात एनालाइज करना है खुद से कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं हम जो क्वेश्चन कराएंगे इन दोनों को कंबाइन करके कराएंगे, इन दोनों को फिर जो सीबीएसई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनसे, ये सब का पूरा पैक होगा। हमारा जो क्वेश्चन सीरीज आएगी ये सब का पूरा पैकेज होगा सीबीएसई का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप अभी टेंशन मत लो, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर आप अभी फोकस करो, हमारे लेक्चर आएंगे उससे कवर भी हो जाएगा, ठीक है। और जो 5वां वो है हमारा, ठीक है, वेट, जो 5वां है, ये आपका आंसर राइटिंग पे बेस्ड है, क्योंकि जो एग्जामिनर है आपका वो नहीं जानता कि आप कौन हो, आप कितने अच्छे पढ़ने में, या फिर आपने क्या उखाड़ा है ज़िंदगी में, कुछ नहीं जानता वो। सिर्फ आपने जो पेपर उसके सामने प्रेजेंट किया है, जो आंसर लिखा है, वही उसी के बेस पे वो नंबर देगा, ठीक है आपको। तो अपनी आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करो आप। ये सीबीएसई के लिए ही नहीं, आगे चल के आप ग्रेजुएशन में जाओगे फिर आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास आंसर राइटिंग स्किल होनी चाहिए। आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आपने कम शब्दों में अपना जो पूरा आंसर है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, उस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं। ये सारी आपके पास टिप्स हैं, ये सब आपको आनी चाहिए कि कैसे हम एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, मेरे ज्योग्राफी में 85 ही नंबर आए थे, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही था। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप बोर्ड्स में आंसर लिखते हो तो पॉइंट वाइज होना चाहिए। तो अब मेरा जैसे अभी जो आपका डेट शीट है उसमें भी आपका ज्योग्राफी का पेपर सबसे पहले पढ़ा होगा, जो है पॉलिटी और हिस्ट्री से पहले ज्योग्राफी का पढ़ा है, ठीक है। तो उस टाइम भी यही हुआ था, तो ज्योग्राफी का मेरा पेपर पहले पड़ गया था। तो मैंने क्या किया था ना, ज्योग्राफी मैंने रेडी कर ली थी, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पेपर देने गया ना, जब पेपर में बैठा मैं, तो क्या वो ऐसा लग रहा था ना, कई क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये तो पॉइंट वाइज में मैं लिख ही नहीं पाऊंगा। पॉइंट में अब उसी चक्कर में मैंने पॉइंट में नहीं लिखा, लेकिन मैंने उसको पैराग्राफ में लिख दिया, मतलब एक पेज का एक क्वेश्चन लिख के आ गया था।
तो फिर मेरे को घर में आया तो मेरे को डाउट भी हुआ कि पता नहीं नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी 85 नंबर आ गया। लेकिन उसके बाद जो मैंने ये गलती की, अब मेरे को यहाँ पे गिल्ट हो रहा था कि यार मेरे को कैसे भी करके उसको पॉइंट वाइज लिख देना चाहिए था। तो पॉइंट वाइज लिखने का फ़र्क ये होता है कि एग्जामिनर को ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता, एग्जामिनर को लाइन वाइज पढ़ना नहीं होता, पॉइंट आपने लिखा है सही है तो टिक करके आगे बढ़ जाता है वो, तो उसके लिए भी आसानी होती है, तो वो नंबर भी दे देता है आपको, ठीक है। तो जब मैं आया तो मेरे को ये लगा, फिर मैंने अगले पेपर में वो सारी गलतियाँ सुधार ली जो मैंने ज्योग्राफी में की थी कि मैंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा था, फिर प्रेजेंटेशन मैंने अच्छी नहीं की थी। तो मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री में ये सारी गलतियाँ सुधार ली, और आप देख सकते हो मेरे 97 नंबर आए हैं, फिर एक में 95 नंबर आए हैं। तो मैंने दोनों में प्रेजेंटेशन मतलब 5-10 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर मेरा आराम से बढ़ गए, बस एक प्रेजेंटेशन की वजह से, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन मैटर अ लॉट। आपके पास अगर कोई स्किल नहीं है, आपके पास ये स्किल है कि आप प्रेजेंट कर पाते हो अच्छा, तो आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा ना, तो आप इजीली अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने ये बोर्ड्स में, ठीक है। तो चलो वीडियो अभी एंड करते हैं यहाँ पे, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, एंड जय हिंद।